हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्त, इसमें आपको पिछले वीडियो का अगर बात करेगा तो पिछले वीडियो में हम आपको वर्क पावर एनर्जी करवाए थे। वर्क पावर एनर्जी वर्क पावर एनर्जी जो यूथ पब्लिकेशन से कराए हैं, उसमें आपको क्वेश्चन हम 30 को करवाए हैं और इसमें एक और वीडियो जाएगा वर्क पावर एनर्जी का, उसमें आपको करीब 30 से 35 क्वेश्चन का जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक चैप्टर को 2 सेशन लेके समाप्त करने का। इसी तरीक़ा से अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आज का जो वीडियो जाएगा, आज है जो सेफ्टी एंड हेल्थ से हम बनाए हैं, सेफ्टी एंड हेल्थ से। तो सेफ्टी एंड हेल्थ में भी करीब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 90 से 95 क्वेश्चन। इसमें भी कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर सकें। जिनको भी प्रॉब्लम अगर आता है अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम प्लेटफार्म की किताब से भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट किए हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, और कुछ चैप्टर है जो उसको भी हम कंप्लीट किए हैं। तो वहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो फिर यूथ पब्लिकेशन का हम उसका सेशन भी लेके आएंगे जो प्रोजेक्शन और लाइंस और साथ में इंस्ट्रूमेंट का करवाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है जो सेफ्टी एंड हेल्थ से देखेंगे, और इसमें जो भी प्रीवियस पेपर बना है उसको ही हम एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पीडीएफ के माध्यम से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो दिया गया है, इसमें देखिएगा, आज का पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया से लड़ता है। तो बताइए कि एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से लड़ता है, वो कौन सा होता है? तो एमोक्सिसिलिन होता है। एमोक्सिसिलिन होता है जो बैक्टीरिया से लड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर इसका एक्सप्लेन का अगर बात करेगा तो एक्सप्लेन में भी आप देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से एक्सप्लेन जो दिया हुआ है कि एमोक्सिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होता है, और यह दवाओं का समूह पेनिसिलिन टाइप या एंटीबायोटिक से संबंधित ड्रग है। इस दवा का इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस या निमोनिया या कान या नाक या गले या त्वचा या यूरिनरी ट्रैक्ट के इलाज में एमोक्सिलिन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन भी आप देख लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा कि एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से लड़ता है, उसको हम एमोक्सिलिन कहते हैं। उसको क्या हम बोलते हैं? तो एमोक्सिलिन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमोक्सिलिन। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में किसकी खोज किया था? तो स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड का अगर बात करेगा तो 1772 में जो खोज किया था वो नाइट्रोजन का खोज किया था। 1772 में किसका खोज किया था? तो नाइट्रोजन का खोज किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अच्छा इसमें देखिएगा कुछ एक्सप्लेन भी दिया गया है। इसमें हाइड्रोजन का अगर बात करेगा कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था। क्लोरीन का अगर बात करेगा तो क्लोरीन का कार्ल विल्हेम सीले ने किया था। और हीलियम का अगर बात करेगा तो हीलियम की खोज किया था पियरे जॉनसन ने, और नॉर्मन लॉकर और विलियम रामसे ने किया था। तो अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि एंटीहिस्टामाइन एक दवा है। एंटीहिस्टामाइन दवाएं जो कुछ प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में मौजूद होती है, तो इन दवाओं को कब लिया जाता है? जैसे एक दवा आपको दे देगा कि बताइए कि एंटीहिस्टामाइन एक दवा है जो कुछ प्राथमिकता दिया गया है उस चिकित्सा में, वो बॉक्स में, तो बताइए कि इसको हम किस केस में लेते हैं? तो इसको हम प्रयोग जो हम करते हैं वो प्राग कच जो जबर होता है, ये इसको हम फीवर भी बोलते हैं इसमें, और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि एंटीहिस्टामाइन जो दवाएं होता है वो प्राग गज जबर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए करता है या कम करने के लिए करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा,
यहाँ एक्सप्लेन भी देखिएगा। एक्सप्लेन में कहा गया है कि एंटीहिस्टामाइन दवाएं का उपयोग जो हम प्राग ज्वर या फीवर, पीती या नेत्र या शोथ एलर्जी के लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है और कीड़ों के काटने या डंक के उपचार के लिए किया जाता है। किसको? तो एंटीहिस्टामाइन दवाओं का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि पैरासीटामोल प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में मौजूद होती है तो इन दवाओं को कब लिया जाता है। जैसे पैरासीटामोल जो प्राथमिक चिकित्सा बक्सा में मौजूद होती है, ये हम कब यूज करते हैं? तो ये हल्के दर्द और बुखार को कम करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि हल्के दर्द और बुखार को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो पैरासीटामोल प्राथमिक चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। तो पैरासीटामोल है जो प्राथमिक चिकित्सा, जैसे बक्सा में सबसे पहले ज़्यादा दिखेगा तो बक्सों में देखने को मिलता है कौन सा? पैरासीटामोल, जो हल्के दर्द को भी और साथ में बुखार के कम करने के लिए कोशिश करता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अब इसमें एक्सप्लेन भी दिया गया है, इसमें एक्सप्लेन भी देखिएगा जो सोल्यूशन दिया गया है। इसमें कहा गया है, बोला गया है कि हल्के दर्द और बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल दवाओं का लेना चाहिए और पैरासीटामोल दर्द है जो दर्द के इलाज के लिए या आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले दर्द निवारक दवा है और बुखार को कम करने में मदद करता है। पैरासीटामोल जिसे हम बोलता एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है और एक एनाल्जेसिक या दर्द निवारक या ज्वरनाशक या बुखार को कम करने वाली दवा होता है। तो इसका एक्सप्लेन भी दिया हुआ है, एक्सप्लेन देख लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़े को कैंसर का कारण बन सकता है। बोला है कि कौन सा खतरनाक पदार्थ जो होता है वो फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। तो फेफड़ों के कैंसर का कारण जो बनता है वो अभ्रक के कण बनते हैं, अभ्रक के कण बनते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है। तो अगर विटामिन B1 का अगर बात करिएगा तो विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं। तो इसका रासायनिक जो नेम होता है वो क्या होता है? तो थायमिन होता है। इसी तरीके से कुछ और अन्य का भी रासायनिक नेम दिया गया है। जिसे पहला बोला गया है कि विटामिन B1 जो होता है वो किसके लिए है? तो रासायनिक नेम होता है थायमिन होता है। B2 का अगर बात करेगा तो राइबोफ्लेविन होता है। B3 का अगर बात करेगा तो पेंटोथेनिक अम्ल होता है और B6 का बात करेगा तो पायरिडॉक्सिन होता है जो रासायनिक नेम होता है। तो ये सारे रासायनिक नाम याद रखेगा। आपसे रासायनिक नाम भी पूछ सकता है कि B1 के लिए थायमिन रासायनिक नाम है, B2 के लिए राइबोफ्लेविन, B3 हो गया पेंटोथेनिक अम्ल हो गया और B6 का अगर बात करेगा तो पायरिडॉक्सिन होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है 7 नंबर में देखिएगा। 7 नंबर में कहा गया है कि आइबुप्रोफेन या प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में मौजूद एक आम दवा है। तो आइबुप्रोफेन कब ली जानी चाहिए? एक दवा दिया गया है आइबुप्रोफेन एक दवा दिया गया है जो प्राथमिक चिकित्सा मतलब फर्स्ट एंड बॉक्सों में मौजूद एक आम दवा है। जो आइबुप्रोफेन को हम कब यूज करते हैं? तो दर्द बुखार और सूजन के इलाज के लिए प्रयोग करते हैं। जिस तरीका से आप पैरासीटामोल का उपयोग किए थे, तो पैरासीटामोल में हम बताए थे कि जिससे नॉर्मल दर्द हो या बुखार दोनों का वो ठीक करता है, लेकिन आइबुप्रोफेन जो होता है वो सूजक के या सूजन के इलाज में भी प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइबुप्रोफेन होता है जो दर्द बुखार और सूजन के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका एक्सप्लेन भी देख सकते हैं, यहाँ से एक्सप्लेन भी इसका दिया गया है कि आइबुप्रोफेन दवा दर्द बुखार और सूजन के इलाज करने के लिए की जानी चाहिए और यह प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में मौजूद एक आम दवा है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यकता दवाओं की सूची में है। विश्व स्वास्थ्य हो गया जो WHO का बात कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसके क्या है तो सूची में भी इसको रखा गया है जो स्वस्थ प्रणाली में आवश्यक सबसे सुरक्षित और प्रभावी दवाएं होती है, आइबुप्रोफेन। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि रक्त के उचित स्कंदन या क्लॉटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन, तो इस सबको जानकारी होगा कि विटामिन के है जो क्लॉटिंग के लिए है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि गर्दन को सीधा, अगर हम बात करिएगा कि गर्दन को सीधा करने के लिए सिरों को ऊपर उठाना क्या कहलाता है। अगर गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना क्या कहलाता है? तो टुड्डी पर टक कहलाता है, टुड्डी पर
टक कहलाता है या उसी को हम उकडू मुद्रा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 में जो मेंस का पेपर हुआ था, उसी में क्वेश्चन आया था कि गर्दन को सीधा करने के लिए सिरों को ऊपर उठाना क्या कहलाता है, तो टुड्डी पर टक कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित में हो तो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। बोला है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण कितना होना चाहिए जो आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो अगर 1 मिली एम्पियर से अगर कम गुजरता है, 1 मिली एम्पियर से अगर कम गुजरता है तो आघात का कारण नहीं बनेगा, मतलब कोई भी उसका शरीर पर, बॉडी पर प्रभावित नहीं करेगा। तो वही प्रश्न बोला गया है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो, मतलब तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। कब? जब 1 मिली एम्पियर से कम रहेगी। तो अगर इसका हम एनालिसिस अगर देखेंगे, एक्सप्लेन देखेंगे, तो यहाँ एक्सप्लेन दिया भी गया है। इसमें देखिएगा कि मानव के शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि 1 मिली एम्पियर से कम हो तब आघात की अनुभूति नहीं होता है। और मानव शरीर का प्रतिरोध अगर बात करेगा तो लगभग 1000 ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग 1000 ओम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो मानव शरीर का अगर बिजली का झटका अगर बात करिएगा तो बिजली का जो झटका रहता है वो लाइन वोल्टेज पर रहता है। जितना तब जैसे पावर वोल्टेज में रहेगा उसी हिसाब से झटका लगता है। तो देखिएगा एक नॉर्मल वोल्टेज आता है, जो बल्ब अगर धीरा से जलता है या नॉर्मल जलता है, कहता है कि कम वोल्टेज है। तो किस पर डिपेंड करता है? झटका भी लगता है जो लाइन वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ एक्सप्लेन का अगर बात करेगा तो इसमें देखिए दिया गया है कि मानव शरीर पर बिजली के झटके को जोर लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है और 90 डिग्री मतलब 90 वोल्टेज तक की आपूर्ति मानव शरीर पर उल्टा झटका दे पाती है। और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएगी तो झटका तीव्र होता चला जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है कि निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी भी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। तो इसमें किसी अंग विशेष पर छाल पड़ जाना ये भी हो सकता है, हृदय गति का रुक जाना या मृत्यु होना ये भी हो सकता है, श्वास में रुकावट या मुरझा जाना ये भी हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग हम आग बुझाने के लिए करते हैं तो इलेक्ट्रिक में हम सूखा बालू का उपयोग करते हैं, सूखा बालू का उपयोग करते हैं। अगर पानी का बात करेगा तो पानी है जो विद्युत का क्या हो जाता है, तो सुचालक होता है। तो यहाँ से तो ये नहीं बुतेगा, तो अगर इसमें अगर पानी से बुताइएगा तो इसमें धारा प्रवाह होगा तो आपको करंट लगेगा। इसी के कारण कार्बन पाउडर का भी प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो सूखा बालू का प्रयोग करना चाहिए किसके? जब इलेक्ट्रिक फायर के मामले में, ठीक है, आग बुझाने के लिए। तो अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है, देख लीजिएगा। एक्सप्लेन में कहा गया है कि सूखा बालू या CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर एवं CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम इलेक्ट्रिक फायर से लगे आग बुझाने के लिए किया जाता है और आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर बात करेगा कि इलेक्ट्रिक के लिए से लगी आग बुझाने के लिए किसका किसका हम प्रयोग करते हैं, तो सूखी बालू का प्रयोग करते हैं जो पानी की मात्रा इसमें नहीं रहता है, तो ये पहला हो गया। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं और शुष्क CO2 का भी प्रयोग करते हैं। शुष्क पाउडर भी बोल देगा या शुष्क CO2 भी बोल देगा। तो इसको भी हम किस में करते हैं, तो इलेक्ट्रिक से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक से लगी आग का अगर बात करेगा कि किस श्रेणी में रखा गया है, तो इसको डी श्रेणी में रखा गया है। अगर आग की कैटेगरी की अगर बात करेगा तो आग की कैटेगरी 4 प्रकार में रखा गया है। ए में रखा गया है, बी में रखा गया है, और सी में रखा गया है और डी में रखा गया है। अगर ए का कैटेगरी का अगर बात करेगा तो ए में रखा गया है, जो ठोस वस्तु को रखा गया है, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, तो इसमें वर्क किस में आता है, तो क्लास नंबर ए में आता है। अगर क्लास बी का अगर बात करेगा तो क्लास बी में लिक्विड पार्ट को रखा गया, लिक्विड में जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब आता है जो बी में आता है। अगर सी में अगर बात करेगा तो सी में गैस का बात किया गया है, और गैस में प्रोटॉन भी हो सकता है। उसी तरीके से जो भी गैस है उस किस में जाता है, तो श्रेणी
सी में जाता है। अगर डी में बात करेगा तो डी में धातु का अगर बात किया गया है, धातु और इलेक्ट्रिक से लगी आग को किस में रखा गया है, तो वर्ग डी में रखा गया है। तो वही बोला गया है कि बताइए कि अगर इलेक्ट्रिक से आग बुझाने के लिए किसका किसका हम उपयोग कर सकते हैं, तो सूखी बालू का भी प्रयोग कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं और CO2 का प्रयोग कर सकते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। अगर विद्युत उपकरण का अगर स्पार्किंग का बात करेगा तो अगर ढीला कनेक्शन करेगा तो स्पार्किंग होगा। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग कैसा होता है। तो अगर हम सूचनात्मक चिन्ह का अगर बात करते हैं कि सूचनात्मक चिन्ह का कौन सा रंग देते हैं, तो सूचनात्मक चिन्ह का जो रंग हम देते हैं कैसा देते हैं, तो हरा देते हैं। तो यहाँ एक्सप्लेन में भी देख लीजिएगा, कहा कि क्वेश्चन बना हुआ है, पिछली बार भी आया था LP में। बोला है कि सूचनात्मक चिन्ह का संकेत, इस प्रकार के संकेत के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती है और सूचनात्मक संकेत वर्गाकार के होते हैं। कैसा होते हैं, तो वर्गाकार होते हैं और हरे रंग की पृष्ठभूमि होता है। जैसे इस तरीका से वर्गाकार होता है और इसका जो पृष्ठभूमि जो होता है वो कैसा होता है, तो ग्रीन होता है। तो हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का एक आकृति और सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और पेयजल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सूचनात्मक चिन्ह के लिए कैसा होना चाहिए, तो पृष्ठभूमि हरा होना चाहिए। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन सा अग्निशामक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे विद्युत से अगर आग लगा है तो इसमें चार ऑप्शन में किसका हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का तो प्रयोग होता है। अगर बात करेगा झाग का, तो झाग में होता है जो पानी का मात्रा होता है और पानी है जो विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा, तो इसे झटका लग सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। रेत भरण बाल्टी का जस्ट आपको हम बताए, इसका भी प्रयोग करते हैं। जो बालू का, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का भी हम प्रयोग करते हैं, तो CO2 का भी प्रयोग करते हैं। रेत भरण प्रकार का भी प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन झाग का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा। इसमें एक्सप्लेन दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न में 17 नंबर में दिया गया है, बोला गया है कि ISO का तात्पर्य क्या होता है। तो अगर हम ISO का अगर बात करते हैं तो ISO का जो इंग्लिश होता है, इंटरनेशनल फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ISO का अगर बात करते हैं तो ISO जो है, इसमें बोला गया है कि ISO का तात्पर्य है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन से होता है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसका हिंदी होता है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन होता है ISO। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक विकास संगठन है जो सदस्य या देशों को राष्ट्रीय मानक संगठनों का प्रतिनिधि करता है। तो इसका एक्सप्लेन पढ़ लीजिएगा, इसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि विद्युतीय आग को बुझाने के लिए किस किस्म के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम विद्युतीय आग का अगर बात करते हैं तो विद्युतीय आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी में सी प्रकार का दिया है जो गलत दिया है। इसमें आना चाहिए कि विद्युतीय आग को बुझाने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, तो डी का प्रयोग करते हैं। डी में रहता है विद्युतीय आग को बुझाने के लिए किस किस्म के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सी में अगर हम बात करते हैं तो सी में किसको रखा गया है, तो गैस को रखा गया है। किसको रखा गया है, तो गैस को रखा गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि सी वर्ग का अगर बात करिएगा तो सी वर्ग में अगर बात करिएगा तो नेफा के अनुसार सी वर्ग अग्नि सी क्लास फायर का अंतर्गत मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और आदि मशीन की वाइंडिंग्स या डोमेस्टिक एंड पावर वायरिंग केबल्स या वायर इंसुलेशन या कंट्रोल पैनल आदि में लगी हुई आग को आती है जो विद्युत स्फुरन द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो सी भी ले सकते हैं और सी का सारा एक्सप्लेन भी दे दिया है कि सी में जो भी दिया गया है वो विद्युत से भी वहाँ आग लगता है। इसीलिए पूछा गया है कि बताइए इसमें कि विद्युत से लगी अगर विद्युतीय आग को बुझाने के लिए किस किस्म के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, तो इसका डी भी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर पहुंचता है। तो आपको पता है कि जब वर्कशॉप में भारी सामान उठाइएगा तो अधिकतम जो भार आता है बॉडी का, वो सबसे ज़्यादा अधिकतम भार कहाँ जाता है, तो पैरों पर जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है
इसमें बोला गया है कि विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए हम जो उपयोग करते हैं वो किसको करते हैं, तो CTC का उपयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। सूखा बालू देगा तो सूखा बालू का भी उपयोग करते हैं और CO2 का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन ये तीनों नहीं दिया गया है, पानी तो होगा नहीं, फॉर्म मतलब झाग होता है, ये भी नहीं होगा। सोडा एसिड अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, तो सोडा एसिड अग्निशामक अगर बात करेगा तो सोडा एसिड अग्निशामक का भी इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। इसको करते हैं किसको, तो हेलोन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, हेलोन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलोन अग्निशामक। तो एक पॉइंट यहाँ ये भी याद रखिएगा कि विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए हेलोन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, CTC का उपयोग करते हैं। देखिए CTC का ही एक भाग होता है हेलोन अग्निशामक। तो CTC हो गया, सूखा बालू हो गया और CO2 हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ एक्सप्लेन भी देख सकते हैं, एक्सप्लेन में भी क्लियर कर देगा। एक्सप्लेन में बोला गया है कि विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए हेलोन अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, जो इसे CTC अग्निशामक यंत्र भी कहा जाता है, CTC अग्निशामक यंत्र भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, आगे बोला है कि हेलोन अग्निशामक यंत्र में हेलोन नामक अग्निशामक एजेंट होता है और हेलोन एक तरलीकृत या संपीड़ित गैस है जो रासायनिक रूप से यह दहन को बाधित करके आग के प्रकार को रोकती है और वाष्पीकरण पर कोई भी अवशेष नहीं छोड़ती है। तो यहाँ से भी एक्सप्लेन इसका देख सकते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग बुझाया जा सकता है। तो आपको जस्ट हम बताए थे कि बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हम बोले थे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। अगर ये नहीं रहता था, CO2 रहता था, CO2 भी आंसर होता। ये नहीं रहता था, सूखा बालू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जल का प्रयोग नहीं करेंगे और फोम का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ एक्सप्लेन भी दिया गया है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक का प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार है जो व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। तो व्यावसायिक सुरक्षा का अगर बात करेगा तो मशीन सुरक्षा भी एक व्यावसायिक में जाता है, कार भी व्यावसायिक में जाता है, शरीर सुरक्षा भी जाता है, लेकिन सड़क सुरक्षा है जो व्यावसायिक में नहीं जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में ट्यूब होनी चाहिए। तो हम बताए थे कि घाव को अगर भरना होगा तो जो डिब्बा में प्राथमिक उपचार जो हमेशा लेके चलना चाहिए वो कौन सा होता है, तो बीटाडीन होता है। तो आपसे प्रश्न में सीधा बन सकता है कि बताइए घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में की ट्यूब होनी चाहिए, तो बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी। यहाँ आपको हम ये भी बताए थे कि जिसे एक होता है पैरासीटामोल पूछता है, तो पैरासीटामोल याद रखेगा। पैरासीटामोल जो होता है वो दर्द और बुखार के दोनों का निवारण के लिए हम पैरासीटामोल का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं। एक्सप्लेन में कहा गया है कि घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बों में बीटाडीन का ट्यूब होना चाहिए। बोलता है सोप्रामाइसिन दर्द निवारक में प्रयोग किया जाता है और ये फेयर एंड लवली त्वचा पर उत्पन्न दाग धब्बों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है और पेनिसिलिन चर्म रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पेनिसिलिन का चर्म रोग के लिए प्रयोग किया जाता है, सोप्रामाइसिन है जो दर्द निवारक के लिए भी प्रयोग किया जाता है और बीटाडीन होता है जो घाव को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया कि यदि तेल हो, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी है तो प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक कौन सा होगा। तो अगर तेल हो या पेट्रोल हो या विद्युत दोष की वजह से आग जो लगता है उसको प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि दिया हुआ चित्र है जो बताइए कि किसका चिन्ह को बताता है। तो इस चित्र का अगर बात करिएगा तो इस चित्र है जो विद्युत झटके को संकेत करता है। ये क्या करता है, तो विद्युत झटके को संकेत करता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत झटके का खतरा का संकेत कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि CO2 अग्निशामक का निम्नलिखित में से किस प्रकार के अग्नि को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। आपको जस्ट हम बताए थे कि CO2 का अगर बात करिएगा तो CO2 का जो हम प्रयोग करते हैं वो B और D की आग बुझाने के लिए करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसमें सुधार लीजिएगा, इसमें डी भी आएगा,
कौन सा आएगा? डी। तो बी और डी को सुधारने के लिए यहाँ लिखा भी है कि CO2 अग्निशामक का प्रयोग हम बी वर्ग और डी प्रकार के अग्नि को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है CO2 का। अगर इसका पूरा एक्सप्लेन अगर देखना चाहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र है जो इस अग्निशामक यंत्र में अत्यधिक दबाव में गैर ज्वलनशील कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा जाता है और सिलेंडर में दबाव इतना अधिक होता है कि जब इसे अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं तो सूखी बर्फ के टुकड़े हॉर्न से बाहर निकल सकते हैं। CO2 अग्निशामक यंत्र का उपयोग बी वर्ग और सी वर्ग के आग बुझाने के लिए किया जाता है। बी वर्ग और सी वर्ग देता है और कहीं डी भी देता है, तो तीनों याद रखिएगा। और आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। CO2 अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते में इसकी खास बात यह है कि यह कोई भी अवशेष नहीं छोड़ता है। तो CO2 के केस में 3 को याद रखेगा। एक सी में भी आग को बुझा सकते हैं, बी को भी बुझा सकते हैं और डी का भी बुझा सकते हैं। लेकिन अगर तीनों में चुनना रहेगा तो सबसे बेस्ट मानिएगा किसको? तो वर्ग डी को। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस तरह के अग्निशामक है जो विद्युतीय आग को शमन करने के योग्य होता है। तो बोला गया है कि किस तरह का अग्निशामक है जो विद्युतीय आग को शमन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक फोम टाइप होता है या सोडा एसिड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि किस तरह के अग्निशामक है जो विद्युतीय आग का शमन करता है। तो विद्युतीय आग का शमन कौन सा होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। इसका एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। विद्युतीय आग से हम बताए थे कि विद्युतीय आग को शमन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो CO2 करते हैं। CO2 की जगह पर अगर CTC रहता था, CTC भी होता, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो जाता। अगर इसी जगह पर सूखी बालू रहता था, सूखी बालू भी हो जाता जो विद्युतीय आग को बुझाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बालू हो गया, SiO2 हो गया और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपसे तीनों से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें तीनों को याद रखिएगा। CTC का भी प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा मूल्यवान जो होता है वो होता है CTC। उसके बाद सूखी बालू और CO2 का पर ऑप्शन रख सकते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि वाटर ब्रेक परीक्षण को उपयोग किया जाता है। अगर वाटर ब्रेक परीक्षण का अगर बात करते हैं तो वाटर ब्रेक परीक्षण जो होता है वो उस सतह की सफाई की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। वाटर ब्रेक परीक्षण को सतह की सफाई की जांच करने में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि बहिस्रावी उपचार प्लांट में अम्ल अवशिष्ट को मिलाने पर निष्प्रभावी करता है। सिंपल समझिए कि अगर हम मानते हैं कि कोई भी अपशिष्ट अगर अम्ल है और अम्ल को हमको निष्प्रभावी करना है तो सिंपल है कि अम्ल के साथ क्या मिलाना होगा? तो अम्ल के साथ क्षार मिलाना होगा। तो अम्ल को अगर हम क्षार से मिलावेंगे तो क्या होगा? निष्प्रभावी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में 30 नंबर में कहा गया है कि एक प्रतीक दिया हुआ, चिन्ह दिया हुआ नीचे में, तो बताइए कि किसको चेतावनी देता है? तो चिन्ह जो चेतावनी देता है वो लेजर बीम को बताता है। किसको बताता है? तो लेजर बीम को बताता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि, अगर हम बात करते हैं सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग एवं आकार कैसा होता है। तो जस्ट आपको हम बताए थे भी कि सूचनात्मक चिन्ह का अगर पृष्ठभूमि का अगर बात करेगा तो उसका आकार जो होता है वो कैसा होता है? रंग बोलेगा तो हरा होता है। और आकार कैसा होता है? वर्गाकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि हरा और रंग के और आकार का अगर बात करेगा तो आकार कैसा होता है? तो वर्गाकार होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। देखिए यहाँ भी क्लियर किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं एक्सप्लेन भी कि सूचनात्मक चिन्ह का पृष्ठभूमि हरे रंग का एवं आकार का अगर बात करेगा तो आकार कैसा होता है? तो वर्गाकार होता है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि किन चिन्हों की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है। बोला है कि निम्न में से किन चिन्ह में बॉर्डर एवं बीच में बना हेलो मोटो। अगले प्रश्न देखिएगा। इसमें कहा गया है 32 नंबर में देखिएगा। 32 में बोला गया है कि किन चिन्ह में बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है। तो ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं बॉर्डर और बीच में बना क्रॉस लाल रंग का तो वो होता है निषेधात्मक चिन्ह के लिए। किसमें? निषेधात्मक चिन्ह के लिए जो बॉर्डर और बीच में बना क्रॉस लाल रंग का जो होता है वो निषेधात्मक, जिसे शराब वगैरह हो या सिगरेट वगैरह को जो निषेधात्मक देखे होंगे तो बीच में जो इस तरीक़ा से अगर मानते हैं कि गोल जो बनाया जाता है और इसमें से बॉर्डर तैयार किया जाता है तो बॉर्डर और ये हो गया बीच में जो इसको लाल खींच दिया जाता है। तो ये जो लाल होता है
ठीक है। और इसमें भी लाल होता है तो ये किसको बताता है, तो निषेधात्मक चिन्ह को बताता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें एक्सप्लेन भी देख सकते हैं कि निषेधात्मक चिन्ह में बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग रंगा हुआ होता है। ये निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि सफेद होता है। जो पृष्ठभूमि होगा वो सफेद होगा और बाकी बॉर्डर रेड होगा, और बीच में जो लाइन खिंचाएगा, बॉर्डर खिंचाएगा, वो कैसा होगा, तो लाल ही रहेगा निषेधात्मक चिन्ह के लिए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत झटके के बाद कृत्रिम श्वास क्रिया के निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। तो यहाँ से दो प्रश्न बनता है कि बताइए कि किस विधि का प्रयोग करते हैं जो छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। तो छाती के बल जमीन पर कब लिटाया जाता है, जब पीठ में उसको छाला पड़ता है। तो पीठ में जो छाला पड़ता है उसी को हम सैफर विधि बोलते हैं। तो अगर पीठ में छाला पड़ता है, पीठ में अगर छाला पड़ता है, तो पीठ में छाला पड़ेगा तो उसको जो श्वास हम देंगे एक किसके विधि से, तो छाती के बल जमीन पर लेटाएंगे। छाती के बल जमीन पर लेटाएंगे और छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है, उसको हम सैफर विधि कहते हैं। लेकिन अगर सिल्वेस्टर विधि का अगर बात करेगा तो सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है कि छाती पर जख्म होता है या पेट में जख्म होता है। तो छाती या पेट में जख्म होता है तो उसको किस भार से लेटाया जाता है, तो पीठ के बल लेटाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वेस्टर विधि बोलते हैं। तो दो पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि विद्युत झटके के बाद अगर कृत्रिम श्वास क्रिया के निम्न किस विधि से रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है। तो छाती के बल जमीन पर कब लेटाया जाएगा, जब उसका पीठ में जख्म होगा। तो पीठ में अगर छाला पड़ता है तो उसको छाती के बल लेटाया जाता है, और अगर छाती पर उसको छाला पड़ता है तो पीठ के बल लेटाया जाता है। तो पीठ के बल लेटाएंगे तो सिल्वेस्टर विधि, और छाती के बल लेटाएंगे तो सैफर विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें बोला गया है कि विद्युत झटके के बाद कृत्रिम श्वास क्रिया के सैफर विधि से रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है। और सैफर विधि, यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के पीठ पर छाले पड़ते हैं। पीड़ित के पीठ पर क्या बोलते हैं, तो छाले पड़ते हैं, और विधि में पीड़ित को पेट के बल लेटाया जाता है और इसके सिरों को किसी एक करवट कर दिया जाता है। इसका एक्सप्लेन भी दिया हुआ है, एक्सप्लेन भी देख लीजिएगा PDF के माध्यम से। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा को बताता है। तो जस्ट आपको हम बताए थे कि लाल रंग का बॉर्डर, जैसे देखिए इसका पृष्ठभूमि होगा वो सफ़ेद होगा, और यहाँ जो बॉर्डर बनाएगा इस तरीका से अगर बॉर्डर बनाएगा तो ये बॉर्डर हो गया, और ये बॉर्डर में ये बॉर्डर हो गया, ये बॉर्डर को क्या कर देगा, तो लाल कर देगा। और बीच में एक बॉर्डर लाइन खींचेगा और लाइन को भी क्या कर देगा, तो रेड कर देगा। ये लाइन को रेड हो गया, तो ये बताइए पृष्ठभूमि क्या हो गया, उजला। तो लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग के ही क्रॉस पट्टी को किससे करते हैं, तो निषेधात्मक करते हैं, निषेधात्मक को कहते हैं, निषेधात्मक के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक यंत्र कौन सा है। तो विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। कार्बन टेट्रा जल युक्त रहेगा, उसको हटा दीजिएगा, जल युक्त नहीं प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि विद्युत का सुचालक होता है तो झटका लग सकता है। झाग में भी जल की मात्रा होता है तो इसमें भी क्या लग सकता है, झटका, क्योंकि क्या हो जाता है तो विद्युत का सुचालक हो जाता है, और जब इसको मारिएगा तो विद्युत से लगी आग को क्या लगता है, तो झटका लग सकता है, और जल भी हट जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर ये नहीं देगा तो इस जगह पर CO2 भी देगा या सूखा बालू भी देगा, सूखा बालू देगा, सूखा बालू या शुष्क दे देता है, शुष्क रासायनिक पदार्थ भी दे देता है। ये भी आंसर हो सकता है शुष्क रासायनिक पदार्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि कौन सी होती है। तो कृत्रिम की श्वास क्रिया का अगर सरलतम विधि का अगर बात करेगा तो मुंह से मुंह में श्वास देना ही आर्टिफिशियल जो क्रिया होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। तो विद्युत से संपर्क में आए व्यक्ति को मेन स्विच ऑफ करना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगले प्रश्न देखिएगा, एक्सप्लेन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी एक्सप्लेन देख सकते हैं। जो भी बनता है जिससे क्वेश्चन बनने रहता है उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी आप खुद से देख सकते हैं। जैसे वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु होते हैं। अगर हम वैद्युतिक कार्यशालाओं का अगर बात करते हैं कि कार्यशालाओं में अग्निशमन का जो हम उपयोग करते हैं, तो अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहना चाहिए, ये भी जरूरी है। जब आप वैद्युतिक कार्यशाला में काम कर रहे हैं तो उसमें अग्निशमन यंत्र का भी उपलब्ध रहना जरूरी है। रेत से भरी बाल्टियां का भी प्रयोग करते हैं। जल की व्यवस्था हेतु जल से भारी ओवर हेड टंकी भी होना चाहिए। अब ये बताइए कि बिजली से लगी आग बुझाएगा नहीं, लेकिन जिस वस्तु को अगर लगेगा, जिसे बिजली से लगेगा, तो वहाँ कुछ पदार्थ ऐसा भी होगा जो ठोस होगा, उसको बुताने के लिए भी वहाँ जल की व्यवस्था भी होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इसमें बोला गया है कि वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु अग्निशमन उपलब्ध रहना चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां रहना चाहिए और जल व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी भी होना चाहिए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि विद्युत उपकरणों और ऐसा आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। तो जस्ट आपको हम बताए थे कि हेलोन प्रकार का उपयोग करते हैं। किसका? तो हेलोन प्रकार का उपयोग करते हैं किसमें? तो विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए। तो विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार का उपयोग करते हैं? तो हेलोन प्रकार का प्रयोग करते हैं। फोम का प्रयोग नहीं करेंगे। गैस स्टार्टेज का या दाब से भरे का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, देखिए यहाँ भी एक्सप्लेन देख लेगा, इससे है कि दो चार पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठान में हेलोन प्रकार का अग्निशामक, हेलोन एक प्रकार का किसका है? तो सीटीसी का ही भाग है। सीटी कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही भाग है। अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं और अग्निशामक यंत्र मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। एक होता है सोडा एसिड अग्निशामक, दूसरा होता है फोम अग्निशामक, तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक और चौथा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। तो चार प्रकार का आपको अग्निशामक देखने को मिलेगा, सोडा एसिड अग्निशामक, फोम अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक और कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि सांप द्वारा काटने पर, अगर हम बात करते हैं कि सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या होना चाहिए। तो सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा जो होना चाहिए वो घाव पर कपड़ा बांधना, जिस जिस जगह पर काटा है उसका बगल में घाव पर कपड़ा बांधिए और खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए। सारा विष जो जाएगा ब्लड के माध्यम से वो क्या हो जाएगा? तो बाहर निकल जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न अनुसार करना चाहिए। तो यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही नहीं करे तो प्राथमिक उपचार यही होना चाहिए कि तुरंत तो उसको चिकित्सा की सहायता ढूंढना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्त बता देते हैं कि इसमें जो सेफ्टी एंड हेल्थ का अगर बात करिएगा, सेफ्टी एंड हेल्थ जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, ये जरूरी नहीं ए पार्ट ए में भी देखने को मिलेगा, जहां से आपको प्रश्न 50 प्रश्न देखने को मिलेगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में, वहां भी प्रश्न बनता है सेफ्टी हेल्थ। और जो भी ट्रेड लिए होंगे, चाहे तो इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो या कोई भी ट्रेड हो, उसमें भी सेफ्टी एंड हेल्थ को जोड़ा गया है। तो समझिए कि सभी स्टूडेंट के लिए ही सेफ्टी एंड हेल्थ बनता है। और इससे प्रश्न आप देखिएगा कि 50 क्वेश्चन जो बनेगा बेसिक साइंस का, उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहां तक कि 4 या 5 भी क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जो एक सिलेबस का अगर बात करिएगा तो आपको 15 से 16 चैप्टर दिया गया है। 15 से 16 चैप्टर दिया गया है, तो इससे जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही 20 या 15 क्वेश्चन उठा दे। आपसे हर एक चैप्टर को ही टच करेगा, और हर एक चैप्टर से टच करेगा तो कुछ चैप्टर ऐसा भी होता है जो ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन वहाँ से निकाला जाता है। जैसे आप बात करेगा तो एक हीट चैप्टर हो गया, हीट के बाद इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगर बात करेगा तो स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया। तो ये सब चैप्टर से है जो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकाला जाता है, मतलब 4-5 इससे क्वेश्चन बनता ही है। पिछले बार अगर बात करेगा तो पिछले बार हीट चैप्टर से अगर बात करेगा तो हीट चैप्टर से 8 से 10 क्वेश्चन बना दिया गया था। इसलिए हर एक चैप्टर को आप पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक दो सबसे क्वेश्चन बनेगा जो जिससे जैसे मानते हैं कि 2-3 किससे बनेगा। जैसे आईटी लिटरेसी हो गया, तो आईटी लिटरेसी से आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेगा। सेफ्टी एंड हेल्थ हो गया, 3 से 4 प्रश्न मिलेगा। इन्वायरमेंट हो गया, इससे भी 3 से 4 बनेगा। बाद बाकी जो भी चैप्टर आएगा उससे आपको 4 से 5 या 5 से 6 या 7 से 8 तक क्वेश्चन भी बन सकता है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर सिर की सुरक्षा का अगर बात करेगा तो कठोर टोपी भी होना चाहिए और हेलमेट होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टोपी नहीं चलेगा, कैप नहीं चलेगा, कठोर टोपी होना चाहिए। जो भी सामान अगर ऊपर से गिरता है उसको सहने के लिए हेलमेट भी होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न में बोला गया है कि पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। अगर पैरों की सुरक्षा का अगर बात करेंगे तो पैरों की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, तो लेदर जूता प्रयोग करते हैं। तो पैरों की सुरक्षा के लिए लेदर जूता इसलिए पहना जाता है क्योंकि क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो विद्युत का कुचालक होता है इसलिए लेदर जूता का हम प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में बोला गया है कि आंख की सुरक्षा के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो एक खुद भी मार सकते हैं कि आंख की सुरक्षा के लिए हम सब प्रयोग करेंगे। गॉगल्स का भी उपयोग करेंगे, फेस शील्ड का भी करेंगे और ग्लासेस का भी प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में बोला गया कि शरीर की सुरक्षा के लिए अगर हम बात करते हैं कि शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, तो शरीर की सुरक्षा के लिए दस्ताना का भी प्रयोग करते हैं, ओवरऑल का भी उपयोग करते हैं और एप्रन का भी उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि ग्राइंडिंग करते समय हमेशा, अगर हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग करते समय हमेशा क्या होना चाहिए, तो व्हील के आगे खड़ा हो, ये गलत है। बोलता है व्हील की साइड में खड़ा होना चाहिए और गॉगल्स पहनना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, व्हील की साइड में खड़ा होना चाहिए और गॉगल्स पहनने रखना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से अगर बात करिएगा कि इनमें से क्या एक हस्त पुस्तक में सहित नहीं होता है। अगर हस्त पुस्तक का मतलब ये होता है कि जिसे आपको वार्निंग दिया जाता है, जो लिखित में होना चाहिए। तो वही बोला है कि इनमें से क्या एक हस्त पुस्तक में सहित नहीं होता है। जो हस्त मतलब हाथ के द्वारा जो सचेत किया जाता है या सूचना दिया जाता है या आपको वार्निंग दिया जाता है, वो कौन सा है जो नहीं दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आधारभूत जानकारियाँ है, दिशात्मक विवरण और सामान्य दोष और कारखाना कानून। तो हम कह सकते हैं कि कारखाना कानून जो होता है, कारखाना कानून नहीं होता। बाकी आधारभूत जानकारियाँ भी दिया जाता है, दिशात्मक विवरण भी दिया जाता है और सामान्य दोष भी दिया जाता है। तो इसमें आपको जैसे वार्निंग ये दिया जा रहा है सचेत से काम करने के लिए, कानून आपको नहीं है, कानून एक अलग हट के हो जाता है। तो आपको 3 देखिएगा, कहीं भी अगर कोई भी बोर्ड अगर खतरे काम हो या विद्युत का हो तो वहाँ आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इस से आप बच के काम करेगा, सावधानी पूर्वक काम करेगा। तो वही हो गया लिखित के रूप में। तो आधारभूत जानकारियाँ दिया जाता है, दिशात्मक विवरण दिया जाता है और सामान्य दोष दिया जाता है। और उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं रहता है, तो डी जो दिया गया कारखाना कानून इंक्लूड नहीं रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिएगा एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि हस्त पुस्तक में आधारभूत जानकारियाँ जैसे दिशात्मक विवरण हो गया, समान दोष दिया है और कारखाना कानून नहीं दिया जाता है। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसको मिलान आपको करना है 48 नंबर में और मिलान करके बताना कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अगर हम बात करते हैं कि ए में हम आपको बताए थे कि अगर बात करेगा आग का, तो आग को 4 वर्ग में रखा गया है। तो ए वर्ग में कौन जाएगा, तो हम बताए थे कि ए वर्ग में ठोस जाता है, जो लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया। अगर बी वर्ग का बात करेगा तो बी को हम बोले थे कि लिक्विड पार्ट को रखिएगा। तो ये बताइए ज्वलनशील द्रव को हम बी में रख सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो बी का 4 हो जाएगा। अगर सी का बात करेगा तो सी में हम रखे थे गैस को, तो गैस कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यहाँ वर्ग डी का बात करेंगे तो धातुओं के लिए होगा। तो ए का कौन हो जाएगा 2 और बी का कौन हो जाएगा तो 4। तो ए का 2, बी का 4, सी का होना चाहिए 1 और डी का कौन सा होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, देखिए यहाँ मिलान भी किया हुआ है, यहाँ से आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ जो देखिएगा इसमें बोला गया है कि वर्ग ए में हो गया लकड़ी, वर्ग बी में हो गया ज्वलनशील द्रव और वर्ग सी में हो गया गैस द्रवित पदार्थ और डी में हो गया जो आग हो गया। अगले प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत धारा को वह परिसीमा बताइए। विद्युत धारा का वह परिसीमा उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। अगर हम बात करते हैं तत्काल मृत्यु का कारण जो बनाता है वो कौन बनाता है, तो 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर के अगर बीच रहेगा तो ये है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। अगर यहाँ हम एक्सप्लेन का बात करते हैं तो एक्सप्लेन में अगर देखिएगा तो एक्सप्लेन में बहुत अच्छे से समझाया भी गया है कि अगर विद्युत धारा का वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति का उत्पन्न करती है
जो तत्काल मृत्यु का कारण बनाता है वो कौन सा होता है, तो 50 से 100 मिली एम्पियर के बीच में अगर झटका आपको लगता है तो तत्काल मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अगर 10 से 20 मिली एम्पियर का झटका लगा है तो आपको दर्दनाक झटके लगेंगे और मांसपेशियां है जो नियंत्रण प्रभावित होंगे। ठीक है, अगर 20 से 50 मिली एम्पियर का अगर झटका लगता है तो गंभीर मांसपेशियां में संकुचन और सांस लेने में कठिनाई होगा। तो ये एक थोड़ा भयानक झटका लगता है जो आपको सांस का भी कठिनाई लेने में प्रॉब्लम कर देगा। ये एक तरह से आपको झटका लगेगा जो मांसपेशियां को क्या कर देगा, तो प्रभावित करेगा। लेकिन 100 एम्पियर से 110 मिली एम्पियर होता है, इसमें आपको मृत्यु फिक्स होता है। अब इसमें क्या होता है, तो गंभीर जलन होगा, हृदय गति होगा और हृदय गति रुकना हो गया, हृदय गति भी रुक जाएगा और मृत्यु निश्चित हो जाएगा। तो इसमें अगर बात करेगा तो सबसे अगर खतरनाक जो साबित होता है वो कौन सा होता है, तो 100 से 110 मिली एम्पियर हुआ। लेकिन आपको ऑप्शन में अगर बात करेगा चुनने के लिए बोलेगा कि सबसे खतरनाक जो बनता है वो कौन सा बनता है, तो 50 मिली एम्पियर से जो रेंज देगा वो 100 मिली एम्पियर के बीच होता है जो मृत्यु का कारण बन सकता है। और यही प्रश्न में आपको पूछा भी गया था कि बताइए कि विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति का उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बन सकता है। तो तत्काल मृत्यु का कारण अगर बोलेगा कि तत्काल मृत्यु का कारण बन सकती है तो कौन सा होगा, तो 50 में से 100 मिली एम्पियर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है। एक कानून जैसे जिस तरीका से आप एक्ट पढ़ते हैं या संविधान में जो भी एक्ट हो या अनुच्छेद दिया गया है उसमें कानून दिया गया है कि कौन सा एक्ट के माध्यम से कौन सा कानून लगेगा। तो वही बोला है कि कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है। तो अगर खतरनाक मशीन का बात करेगा तो इसको ग्राइंडिंग मशीन को खतरनाक मशीन नहीं माना गया है। इसमें एक्ट में 1948 भाग 23 में वृत्ताकार आरी को माना गया है, धातु व्यवसाय में प्रयुक्त मिलिंग को माना गया है और द्रव चालित दावा के अतिरिक्त अन्य शक्ति को भी माना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन कौन सा होना चाहिए। तो आपको हम बताए थे क्लास ए टाइप में जो आएगा वो कौन सा आएगा, ठोस पदार्थ आएगा। ठोस जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो हम कह सकते हैं कि कास्ट हो गया, कपड़ा हो गया और कागज हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर गैस का अगर बात करेगा तो हम बताए थे कि गैस जो रखते हैं किस में रखते हैं, तो सी वर्ग में रखते हैं। ज्वलनशील द्रव का अगर बात करेगा तो इसको हम किस में रखते हैं, तो बी में रखते हैं। अगर विद्युत उपकरण का अगर बात करेगा तो इसको किस श्रेणी में रखते हैं, तो डी श्रेणी में रखते हैं। तो आपसे प्रश्न जो बोला गया था ए का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ भी दिया भी गया है, यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर वर्ग ए का बात करेगा तो कागज हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया। अगर बी का बात करेगा तो तेल पेट्रोल हो गया। सी का अगर बात करेगा तो प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, मीथेन हो गया आदि के रूप में ज्वलनशील होता है। अगर डी का बात करेगा तो धातुएं एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, टाइटेनियम हो गया, बिजली से लगी, जो डी श्रेणी या डी वर्ग में रखा गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि वर्ग ए अग्नि के लिए समकोण कौन सा है। तो वर्ग ए में हम बताए थे ठोस पदार्थ को लेना है, तो ठोस पदार्थ में अगर बात करिएगा तो कौन सा है, तो वर्ग ए अग्नि के लिए समकोण मतलब बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जल का प्रयोग करते हैं। जैसे ये बताइए कि लकड़ी से अगर आग लगता है तो लकड़ी हम बोले थे या प्लास्टिक बोले थे, तो ये बताइए लकड़ी या प्लास्टिक किस में रखे थे, तो ए में रखते हैं। जिसको बुझाने के लिए सिंपल जल का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो जल का प्रयोग जो हम कर सकते हैं किस में करते हैं, तो वर्ग नंबर ए के अग्निशामक को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं जल पूरित शामक का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं CO2 का, तो CO2 में हम बताए थे कि विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए भी हम CO2 का प्रयोग करते हैं। अगर हेलोन बोल दे या कार्बन डाइऑक्साइड बोल दे या शुष्क पाउडर बोल दे, ठीक है, और CTC बोल दे, तो विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ भी देखिएगा, यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है। एक सेकंड, अगर यहाँ देखिएगा कि जल युक्ति अग्निशामक यंत्र बोलेगा तो इस यंत्र में वायु दाब के साथ जल का भरा रहता है और इस यंत्र में जल अनावश्यक रूप से स्वयं नहीं होता है। इस यंत्र से जल अनावश्यक रूप से व्यय नहीं होती है। और वर्ग ए अग्नि के लिए शामकों या जल पूरित शामक होते हैं और इस यंत्र के दो प्रचलन होते हैं। इस यंत्र के दो प्रचलन विधियां होता है, एक गैस कारतूस होता है, एक भंडारित जल होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन सी सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए।
तो देखिए, विद्युतीय कार्य करते समय जो सुरक्षा मानक के रूप में जो सूचना पट दिया जाता है वो अत्यधिक खतरनाक वाला का प्रयोग करना चाहिए, इसके अनुसार ही काम करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि वर्ग ए का अगर बात करेगा कि वर्ग ए अग्नि में अग्नि का कारण कौन सा है। तो वर्ग ए में हम बताए थे कि वर्ग ए में ठोस पदार्थ को रखा गया, इसमें ठोस कौन सा होगा, तो कास्ट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर तेल का बात करेगा तो तेल हम रखें किसमें, तो लिक्विड पार्ट को बी में रखे हैं। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक का हो गया तो ये तो डी में चला जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें दिया भी गया है कि वर्ग ए में कौन कौन रखा गया है। तो लकड़ी, कागज, पत्ते हो गया। अगर बी का बात करेगा तो ज्वलनशील तरल पदार्थ हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। अगर सी वर्ग का बात करेगा तो प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, मीथेन आदि का प्रयोग। और डी वर्ग में मैग्नीशियम, टाइटेनियम और धातुओं में लगी आग और बिजली की आग बुझाने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न में कहा गया है 55 नंबर में देखिएगा, इसमें बोला गया है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न के मध्य रात्रि से प्रारंभ होता है। तो एक एक्ट आया था 1948 में और इस सप्ताह की व्याख्या के अनुसार 7 दिनों की अवधि लिया गया था। उसमें जो फर्स्ट दिन स्टार्ट हुआ था वो मध्य रात्रि सोमवार से स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इसका एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। इसमें बोला गया कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह का व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो सोमवार की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। क्या होती है, तो सोमवार की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में बोला है कि बताइए कि निम्न में से कौन सी दुर्घटना का रोकथाम सहायक होता है। तो स्वचालित सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड होना चाहिए और ट्रिप सुरक्षा गार्ड होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन है जो औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनता है। तो औद्योगिक खतरे और दुर्घटना का अगर कारण बनता है तो शोर कंपन भी हो सकता है, खराब लाइट और खराब वायु आगमन भी होता है और ऊष्मा और आर्द्रता भी हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अब इसमें आपको 57 तक हम करवाए हैं, 57 तक। इसमें कुछ प्रश्न बचा हुआ है, लगभग आपको 95 या 97 क्वेश्चन दिया हुआ है टोटल। तो एक अगले लेक्चर और एक मिलेगा सेफ्टी एंड हेल्थ का। इस चैप्टर को स्किप मत करिएगा। सेफ्टी एंड हेल्थ है जो पार्ट ए में भी पूछेगा और पार्ट बी में भी पूछेगा। पार्ट बी में कोई भी ट्रेड आप लिए हो, फिटर लिए हो, डीजल लिए हैं या इलेक्ट्रॉनिक लिए हैं, कोई भी ट्रेड हो, आपको सेफ्टी एंड हेल्थ वहाँ भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ से 2 फायदा हो सकता है कि अगर 2 से 3 प्रश्न आपको पार्ट ए में पूछ लिया जाता है और 2 से 3 प्रश्न अगर पार्ट बी में बनता है तो 6 क्वेश्चन या 6 नंबर का आपको सेफ्टी एंड हेल्थ देके जाएगा। अगर आपको प्रोजेक्शन हो या अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर देखना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग हम सेशन लेके आएंगे यूथ का भी। अगर आप अभी भी देखना चाहते हैं तो प्लेटफार्म का, अगर प्लेटफार्म का देखिएगा तो इसमें हम 3 चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं। एक इंस्ट्रूमेंट करवाए हैं, दूसरा प्रोजेक्शन करवाए हैं और तीसरा है लाइंस चैप्टर कराए हैं। तो 3 चैप्टर हम कंप्लीट कराए हुए हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ यूथ पब्लिकेशन का एक चैप्टर समाप्त होगा। एक वीडियो अपलोड किया गया है वर्क पावर एनर्जी का, उसका दूसरा लेक्चर जाएगा। दूसरा लेक्चर में वर्क पावर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।